नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और जिसमें छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। आपको बताते चले कि यहां 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। और वहीं सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारने में जुट गई हैं और चुनावी हलचल पर क्षेत्र की जनता अपनी नजर बनाई हुई है। साल 1962 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद प्रेमनगर सीट का सृजन हुआ। नई विधानसभा सीट बनने के बाद 1967 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ और पहले ही चुनाव में भारतीय जनसंघ ने इस क्षेत्र से परचम लहराया। इस चुनाव में बीजेएस के एस सिंह ने 889 वोट से चुनाव जीता और प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक बने। इसके 5 साल बाद हुए चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनसंघ ने चुनाव जीता और भुवनेश्वर ने कांग्रेस प्रत्याशी लोचन सिंह को करीब 7,228 वोटों के अंतर से मात दी। नमस्कार, मैं अभी प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में हूं और जिसे कहा जाए तो रेणुका सिंह का इलाका कहा जाता है, जो सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में यहाँ पे भोलन सिंह मरावी बीजेपी से हैं, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी द्वारा। और ये भी कहा जाता है कि बड़ी कठिन है प्रेमनगर नगर का, जिससे कि ही आम जनता से रूबरू हो करके ही चर्चा कर सकते हैं कि जो शासन की सत्ता है किसे बनाना चाहेगी, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। इसको देखने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं। बस स्टैंड में है। बस स्टैंड में है रामानुज नगर। अच्छा, ये आपका रोजमर्रा के दिन का काम है? हाँ। आप अभी रामानुज में क्या विकास के काम यहाँ दिखे हुए हैं जो कि बना होगा? यहाँ रोड, नाली, पुलिया या कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगा हो, जो फायदा मिल रहा हो? मेरे को कुछ नहीं दिखा। जी, कुछ नहीं निर्माण हुआ है। इसी की सरकार में कुछ हम लोग को योजना नहीं मिला है अभी तक, कोई योजना। गौठान में क्या कहना है? गौठान बना है गौठान बने, उपयोग नहीं है उसका। कोई विधायक भी रहते हैं सर? जी, खेल साहब जी आते हैं ना। खेल साहब जी कितने साल से कितने मतलब पंचवर्षीय जीते हैं? ये 5 वर्ष। तो कहने का मतलब आपकी उम्र लगभग उनकी उम्र एक बराबर है? मेरा से ज्यादा है, उनका थोड़ा है ज्यादा है। मेरा 55 है, उनका 70 है। अच्छा, तो कहने का मतलब उनके कार्यकाल का पूरा कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। विनाश हो रहा है, यहाँ विकास नहीं हो रहा श्रीमान, आपसे क्या बताऊँ मैं। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी से कौन अच्छा है? काम अच्छा कौन किया? आम आदमी पार्टी है यहाँ पे। कांग्रेस डिफाल्टर हो गया, बीजेपी भी। आम आदमी पार्टी अभी आ रहा है, उसी को वोट देंगे। अच्छा, उसी को वोट देंगे? तो अब उसी को देंगे। तीसरा पार्टी को साथ बीजेपी को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, दोनों का ये हाल है। हाँ। तब दोनों को छोड़कर तीसरा को देखेंगे, ऐसा है। साल 1977 में जब तीसरी बार विधानसभा चुनाव हुआ तो वर्तमान विधायक खेल सायर सिंह पहली बार कांग्रेस की टिकट पर वे चुनावी मैदान में थे और उनके सामने जनता पार्टी के उम्मीदवार सहदेव सिंह थे। इस चुनाव में खेल सायर सिंह को करीब 4,852 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हिसाब से प्रेमनगर विधानसभा में विकास का कहीं पता नहीं चलता है। 5 सालों में हमारे रामानुज नगर के अंतर्गत चाहे पथरापाली रोड में चले जाइए, चाहे आपका मकरबंधा रोड में चले जाइए, मकरंदीपुर रोड में चले जाइए, हमारे लोकल प्रॉपर रामानुज नगर का ही रोड देखा जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। देखिए, जबकि यहाँ के 2 मंत्री राजनीति का गढ़ प्रेमनगर रामानुज नगर ब्लॉक को ही माना जाता है। क्या काम जैसे जो काम नहीं हुआ है, जैसे बहुत से सड़कें अधूरे पड़े हैं। हाँ। 6 मिनट हो गई हैं। जैसे किसान लोगों के लिए आवास बहुत जरूरी है।
आवास हो गया और जो धान है, धान का रेट और ज़्यादा होना चाहिए था। अभी तो बढ़ा हुआ है, 2600 से ज़्यादा ही हुआ है फैट। जैसे आवास हो गया, आवास का रेट, आवास ज़्यादा उसका भी होना चाहिए। जितना में आवास अभी जो दे रहे हैं ना, उनमें आवास पूर्ण नहीं होता है। साल 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने प्रेमनगर विधानसभा सीट से जीत का स्वाद चखा। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी मणि प्रताप को 6,928 वोट करीब से हराया। वोट प्रतिशत के मामले में ये भी एक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि इस विधानसभा से ना तो पहले और ना ही अब तक कोई प्रत्याशी इतने मार्जिन से चुनाव जीत पाया है। 1985 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी तुलेश्वर सिंह ने कांग्रेस के चंदन सिंह को 965 वोट से हराया था। तो कहने मतलब इस बार समझा सकते हैं पब्लिक। उनका कार्यकाल अच्छा है, मतलब नहीं आने पर भी अच्छा काम करते हैं। पूरे साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी केदारपुर केदारपुर कहाँ है? क्या बगल में है नगर पंचायत तो कहने जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति बहुत अच्छा है, जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, उनका व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब राजनीति में अगल बगल वाले जो रहते हैं तो राजनीति खराब करते हैं। जैसे कि ही अभी देखा जाता है, आचार संहिता लग गया है, सबको मालूम है, लेकिन शासन की योजनाएं जो है तो सब फेलुअर के तहत अगर देखी जाए तो आप आगे आप न बात कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो किस मुद्दे को लेकर के आम जनता से जाएंगे और बोलेंगे कि हमको एक बार फिर से मौका दिया जाए? कांग्रेस सरकार ने जो काम किया उन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता जो मांग कर रही है उसके विषय पर आगे विचार करेंगे। ठीक है, जो आपका जातिगत जो जनगणना उसके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रेमनगर विधानसभा सीट से भाजपा ने भूलन सिंह मरावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से 3 महीने पहले ही भाजपा ने प्रदेश के 21 कमजोर सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा की, जिसमें सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा सीट का भी नाम शामिल रहा। इस चुनावी हलचल पर क्षेत्र की जनता अपनी नजर बनाए हुए है। अब कांग्रेसी प्रत्याशी के नाम के इंतजार में है। प्रेमनगर में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में होती रही है, जबकि तीसरी पार्टी के रूप में गुंजवाना गणतंत्र पार्टी उभर कर सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर विदेश्वर शरण सिंह देव सरगावा पैलेस प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत में जाकर जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया कि यदि आपको मौका मिले तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं राज परिवार में जन्म लिया हूँ। यह देखते नजर आ रहा है। देखिए, पब्लिक से जाके पूछिए तो बताएंगे, बहुत सारी विभिन्न समस्या है, उसका निराकरण मेरा मानना है कि जब चुनाव का समय है, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि ये सब समस्या का निराकरण करें। और मैं तो पब्लिक से निवेदन भी ये करता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि जो भी चुनते हैं वो एक सहयोगी रूप में चुनिए, ताकि आपके सुख दुख में आपकी मूलभूत समस्या का जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ का व्यवस्था सुधारा जाए, ताकि लोगों को भटकना है। अभी मैंने पब्लिक की बहुत सी बात की, इसमें सामने आया कि जो सरकार की बहुत अच्छा काम की है, भूपेश जी का नाम भी लिया, बहुत अच्छा काम किए हैं और किसानों की उन्नति किया है। निश्चित रूप से किसानों का कर्जा माफ हुआ था, धान का बोनस जो भूपेश सरकार ने बोला वो दे रही है, निरंतर दे रही है, और आगे भी पब्लिक हित में वो सोचते हैं तो जनता है। जी हाँ, लेकिन उनका कहना एक भी है कि जो निवास होते हैं, जिसे निवास बनाने के लिए आया था और उसमें कमी पाई जा रही है, और हालांकि जो छूट मिल रहा है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा धान का जो खरीदी है उसको और याद करना चाहिए। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से देखिए कि आप शायद 20 क्विंटल प्रति एकड़ लेंगे, और जो प्रधानमंत्री निवास का है योजना, तो 2019 में शायद किसी कारण बंद हुआ था, लेकिन अभी फिर से सूची जारी हुआ है, बहुत लोगों को मिला। उम्मीद है कि जिनको नहीं मिला उनको भी मिलेगा। जी, और यहाँ के जो अपने विधायक कांग्रेस पार्टी के, तो कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो धरातल पर जमीन, पहले जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे, आज के जब से वो बने हैं 4-5 बार,
तो तब से धरातल बहुत कम आते हैं, बाई चांस ही आते हैं रेयर गांव में। उस प्रकार के भ्रमण में क्या कहेंगे? जनता में बोला, जनता चुनी है, जनता का विचार का हमको सम्मान करना चाहिए। उनके सुख दुख में वो जब भी बुलाते हैं, आज मेरा जो बगल में महेशपुर में एक कार्यक्रम है कर्मा, उसमें बुलाया गया था। कैसे जनता के बीच में पब्लिक बाजार है, 2009 से जुड़ा हुआ हूँ, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा था 7 साल में। जब सरकार नहीं बनी थी तब जिला कांग्रेस का अध्यक्ष किसी पद में, लेकिन पब्लिक के साथ हमेशा खड़ा रहने का मेरा मकसद है। उनके सुख दुख, उनके तकलीफ में अगर जहाँ बुलाती है वो हमारा दायित्व बनता है, उनके साथ खड़े रहें। सर, आपने बहुत अच्छी बात की अभी, पब्लिक के लिए हम कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आपको मौका मिले, युवा वर्ग है, जाहिर सी बात है, और हर कोई आपको चाहता है। यदि आपको मौका मिले तो आप इनके लिए क्या क्या कर पाएंगे और भविष्य में क्या? मेरा जो सोचना है, देखिए मौका मिले नहीं मिले अलग बात है। एक ऐसे परिवार में पैदा लिया तो ये पूरी पब्लिक जो भी वर्ग है हमारे लिए एक परिवार के रूप में, उनके सुख दुख में बिना पद के भी आप काम कर सकते हैं। मौका मिले नहीं मिले, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको एक सहयोगी के रूप में चुनना चाहिए। जब आप सहयोगी के रूप में रहिएगा पब्लिक निराश कभी नहीं होगी। तो कहने मतलब फिर राजा के लिए किसी तमगे की जरूरत नहीं है, वो समर्पित अपनी जनता के लिए है। निश्चित रूप से ऊपर ने इस पद को दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए, और हमारा कर्म और धर्म है कि यहाँ की जनता खुश है। जिस हिसाब कर रहे हैं तो इनको भी हमें लगता है कि जनता भी इनको सिर मोहर बनाएगी और राज्य परिवार का सम्मान करेगी, और हो सकता है आने वाले विधानसभा से क्या रिजल्ट निकलता है ये तो भविष्य तय करेगा, और जो पब्लिक अपने आप तय करेगी चुनावी पद। क्योंकि राज परिवार जनता के लिए ही समर्पित है और सिर्फ उनकी भलाई ही करता आ रहा। इसके साथ ही जनपद उपाध्यक्ष जगते भी छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्ण बहुमत से पूर्ण सरकार बनाने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट। रीना बाबा साहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है रीना बाबा साहेब कंगाले। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और इस दौरान वाहनों और रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से भी उन्हें अवगत कराया गया। इस दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी दी गई। वहीं आपको बताते चले कि बैठक में राजनीतिक दलों को संधारण के संबंध में आयोग के निर्देश की भी जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से आगामी चुनाव आने वाले हैं और जिसमें मतदान की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, तो उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक पार्टियों को भी कई तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि उनकी ओर से हिदायत दी गई है कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि निर्वाचन आयोग की ओर से पूरे तरीके से निर्वाचन को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। आपको बता दें कि 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है और जिसको लेकर लगातार मतदाताओं की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस बार का जो मतदान होने वाला है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो बेहद ही जागरूक हैं और कहीं ना कहीं जो मतदान करने का आंकड़ा है उसमें भी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से अमर अग्रवाल को बिलासपुर विधानसभा से टिकट मिलने और प्रथम नगर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं में भारी जोश भी देखने को मिला। आपको बताते चले कि ढोल ताशा बजाकर अग्रवाल जी का स्वागत किया गया और वहीं उनके निवास स्थल पर आवागमन थोड़ा बाधित रहा, क्योंकि रोड के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत के लिए खड़े हुए थे और जैसे ही अग्रवाल आए पार्टी के समर्थक जुट गए
और हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं जहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जो मुझे भरोसा जताया है उसे निभाऊंगा। होगा ये कांग्रेस का विषय है। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे योग्य समझा है। जनता ने मुझे बहुत लंबे समय तक देखा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और बहुत लंबे समय तक इलाकों में प्रतिनिधित्व किया हूं, उन सारी बातों को जनता समझेगी और बिलासपुर के पुराने वैभव को फिर से स्थापित। 75 और 15 की खाई को कैसे बांटेंगे? 75 और 15 की जो खाई में कौन सी 75 बन रहा है? प्रदेश ये तो अटकलबाजी रहता है। अटकलबाजी के आधार पर कोई पार्टी नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है कि सारी कार्यकर्ताओं की राय से जन भावनाओं का परीक्षण करा के जो उपयुक्त रहे उस प्रत्याशी को देना। और वैसे देखिए हजारों कार्यकर्ता सब उपयुक्त है, लेकिन उसके बाद भी निर्णय करना पड़ता है। लेकिन हम सब एक परिवार की भांति सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। घोषणा पत्र नहीं, देखिए इंतजार करिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस का है क्या? भाजपा से 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि चेहरा कोई नहीं रहेगा। भाजपा ये छत्तीसगढ़ के लिए विचारणीय प्रश्न है। शैलेश पांडे को चुनौती के तौर पर देखते हैं आप? नहीं, मैंने पहले ही कहा मैं सामने कौन होगा, कौन चुनौती होगा, मेरी पार्टी मैं जनता के समक्ष हूं और सारी बातें जनता समझती है। हम उन बातों को लेकर जाएंगे और सामने वाला प्रत्याशी वो अपनी बात रखेगा, जनता को जो ठीक लगेगा वो निर्णय करेगी। रेलवे के जो कर्मचारी हैं रिटायरमेंट के बाद कभी वापस अपने प्रदेश में गए, यहीं पर सेटल हो गए। मैं बिलासपुर की जनता की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा वातावरण बनाया कि बिलासपुर में जो भी आता है बिलासपुर उसको आत्मसात कर लेता है और इसीलिए रहने के लायक शहर है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि इन 5 सालों में राजनीतिक संरक्षण में जो गुंडागर्दी हुई, चाकूबाजी, जमीन लूटखोर, रेत का जो कहना चाहिए अरपा का अस्तित्व समाप्त कर दिया। और आज किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होता है जान माल की सुरक्षा करना। बिलासपुर के लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं है और एक दहशत का वातावरण बिलासपुर में है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बिलासपुर का वो जो वैभव है शांतिपूर्ण उसको लौटाना। और जनता ने अवसर दिया 15 दिन के अंदर, मैं दावा करता हूं कि शहर में जो आपराधिक तत्व है उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बिलासपुर में कोई दादागिरी करे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। यहां पर आपको बताते चले कि 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। और इसी बीच बीजेपी ने सामरी विधानसभा से अधेश्वरी पेकरा को प्रत्याशी बनाया है और उनका कहना है कि सामरी विधानसभा से बीजेपी इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। पिछले 2018 के चुनावों में अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना थी और जिसकी वजह से कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार सामरी विधानसभा से जनसाधारण बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाएंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी आपका सामरी विधानसभा से प्रार्थी बनाए, तो किस मुद्दे लेके आप जनगण के पास जाइएगा सामरी विधानसभा का चुनाव? ये सबसे पहले तो आप मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है और हमारे सामरी विधानसभा के जितने जनता है सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग जिस तरह से पार्टी हाईकमान ने मुझे सामरी विधानसभा की प्रत्याशी बनाए हैं, निश्चित तौर पर सामरी विधानसभा में बहुत सारी मुद्दे हैं। जिस तरह से अभी कांग्रेस की विधायक है वो कई सारी
ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है कि अनगिनत है। हमारे पास रोड में चल के देखे, आप अभी आए होंगे, इसी सामरी की ये राजपुर में अभी हम नहीं पा रहा है। और यह जो ठेकेदार है, ठेकेदारों से पहले अपना कमीशन मांगता है, उसके बाद ही कुछ करता है। ये बहुत सारी भ्रष्टाचार है। आपको देखिए क्या बोलते हैं, शराब घोटाला हुआ है, उठान में हुआ है। हमारी समूह की महिलाओं को, जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनका कर्ज माफी करेंगे। ऐसा बहुत सारी बातें इन्होंने जब चुनाव प्रचार में आए थे तो छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे, लेकिन आज तक कोई भी वादे पूरा नहीं हुई। निश्चित तौर से हमारी सामरी विधानसभा की जनता आने वाली 2023 जो नवंबर में विधायक सभा का चुनाव होना है, निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल छाप को जिता करके भेजेंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप शिक्षित और बेकार के विकास युवकों के लिए सामरी विधानसभा में जैसे पढ़ाई कॉलेज का कुछ करिएगा? सामरी विधानसभा जैसे विश्वविद्यालय नहीं है या कोई, उसको कुछ शिक्षा के लिए कुछ करिएगा? देखिए, सामरी विधानसभा में विश्वविद्यालय है, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय हमारे सिरपुर में है। जिस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, खुद आए थे श्रीकोट में और वहां पर संस्कृत महाविद्यालय खुले हैं। और हमारे शंकरगढ़ में भी महाविद्यालय है, राजपुर में भी है महाविद्यालय। तो हमारे सामरी विधानसभा में 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में महाविद्यालय है। और आगे तो जब यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और उसके बाद हम आगे के लिए क्या करना है, ये हम जनता से बैठ करके चर्चा करके आगे क्षेत्र के लिए क्या विकास करना है, इसके बारे में सोचेंगे। राजपुर विकास खंड से बीजेपी हर बार हारते रहता है, इसका मेन कारण क्या है? कार्यकर्ता के कमी है कि क्या चीज का हर बार बीजेपी यहाँ राजपुर क्षेत्र को हारने का मेन कारण क्या है? देखिए, राजपुर में हारने का मेन कारण ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे जो संगठन भारतीय जनता पार्टी सब मिलजुल करके काम करते हैं। पिछला वाला चुनाव जो रहा 2018 में, ये जो हमारा अंबिकापुर से लगा हुआ हमारा ये राजपुर ब्लॉक है और यहाँ पर ये हमारे टीएस बाबा जो अभी अंबिकापुर के विधायक हैं कांग्रेस के, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरे हमारे विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे सरगुजा संभाग में ये चर्चा फैला दिए थे कि टीएस बाबा इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उसी को लेकर के हमारे जो क्षेत्र की जनता की मुख्यमंत्री टीएस बनेंगे तो हमारे गांव घर की विकास होगी, यह कहकर कांग्रेस को वोट दिए थे। लेकिन आज हमारे क्षेत्र की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। आपका प्रतिद्वंदी किसको देखना चाहेगा? कांग्रेस का कौन पार्टी को आपका प्रतिद्वंदी से देखना चाहिए? नहीं, हम क्या जाने कौन किसको उतारेंगे, क्या करेंगे, वो कांग्रेस वाले जानेंगे, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। तो इस बार सामरी विधानसभा में आपका जीतने का चांस कितने % है? वो तो जनता हमारी बताएगी कितने % में हमें जीत दिलाएंगे। वो जब आप चुनाव के बाद जब गणना होगी तब पता चलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।